भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। विपक्ष ने गरीबों की भावनाओं से खेला और समाज को जाति के आधार पर बांट दिया। वह अब भी यह पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी का यह बयान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में उस समय आया था जब बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन था। नीतीश कुमार ने बिहार की जाति जनगणना कराई थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव लंबे समय से देशव्यापी जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं और भाजपा इसके विरोध में थी। लेकिन अब आरएसएस ने कहा कि जाति जनगणना के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस तो सवाल यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए राजनीति? क्या बिना राजनीति किए इस समस्या को हल किया जा सकता है? जाति जनगणना से किस बात का डर है? आरएसएस ने फिर बाद में यह भी कहा कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। आरएसएस, अब देखा आपने कैसे भाजपा और आरएसएस मिलकर सामंजस्य बिठाना चाहते हैं। भाजपा मना कर रही है और आरएसएस जो कल तक मना कर रही थी वो अब सीधे सीधे नहीं कह रही है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, मगर यह कहने की भी कोशिश कर रही है कि इस पर बात होनी चाहिए। वो बस इस मुद्दे को निपटाने की बात कर रही है। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। मैं एक बार फिर से राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के इसी चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, आज उनकी भव्य प्रतिमा यहां पे लगी है। राष्ट्र के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव जिन्होंने अपने 100 और पराक्रम से दिया था, वह श्रद्धा का भाव हमारे मन में सदैव बना रहे। इस विश्वास के साथ आप सबको एक बार फिर से जन्माष्टमी की इस पावन तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं, जिसका कंगना रनौत भी समर्थन करती हैं। कंगना तो साफ कहती हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। खैर, कंगना जो कुछ भी कहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब हिस्सेदारी और भागीदारी में सामंजस्य की बात आती है तो वो भी जाति जनगणना का समर्थन करते नहीं नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि जाति जनगणना के अनुसार इस मुद्दे पर आरएसएस और बीजेपी में अब तक अलग अलग क्या मत है। क्या ओबीसी, एससी, एसटी से हिंदू एकता की बात सिर्फ वोट लेने तक ही सीमित है, और जब बात बराबर हिस्सा लेने की आती है तो क्यों भाजपा को जाति जनगणना से डर लगने लगता है? इसके साथ ही आरएसएस और बाबा साहब अंबेडकर के उस रिश्ते पर भी बात करेंगे जिसकी वजह से आज आरएसएस बड़ा संगठन बनता जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप भारती न्यूज देख रहे हैं। देश के कुल सवर्ण जनसंख्या का प्रतिशत है 23%, यानी 100%, 140 करोड़ की जो आबादी है उसका 23% हिस्सा सवर्ण है। लेकिन इनके पास इस देश की 89% संपत्ति है। लेकिन उनके पास जो संपत्ति है वो पूरे देश की 89% है। आप समझ रहे हैं? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिसर्च कहती है कि देश की कुल संपत्ति में ओबीसी जनसंख्या 52% है, सवर्ण जनसंख्या 23, जबकि ओबीसी जनसंख्या 50 से ऊपर अनुमानित की गई है। इस चार्ट को देखिए, 2014 से जब श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, ओबीसी की संपत्ति लगातार कम होती गई है। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि इससे पता चलेगा कि अलग अलग क्षेत्रों में ओबीसी की कितने हिस्सेदारी है। देश में 90% आबादी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की है, लेकिन मीडिया, प्राइवेट संस्थानों, नौकरशाही और कॉरपोरेट में इन्हें आबादी के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल रही है, ऐसा राहुल गांधी का कहना था।
अब आबादी के हिसाब से किसे कितना हिस्सा मिलना चाहिए यह तय कैसे होगा, और आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना भी चाहिए लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। बीजेपी क्यों सवर्णों की पार्टी कही जाती है, इन सारे सवालों के जवाब इस चार्ट में देखिए लोकसभा चुनाव 2024 का आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश का सवर्णों में से 79% वोट्स बीजेपी के खाते में गया। यही हाल लगभग थोड़ा आगे पीछे होकर पूरे देश में रहता है, यानी 70% के आसपास सवर्णों का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। जरा सोचिए क्या वजह है कि लगभग क्यों सारे सवर्ण मिलकर भाजपा को ही वोट करते हैं। अब आप सवर्णों के वोटिंग के इस आंकड़े का संबंध भाजपा के जाति जनगणना ना कराने की प्रतिबद्धता से जोड़िए। मसला यही है कि सवर्णों का एक बड़ा तबका नहीं चाहता कि उसके पास जो जनसंख्या के हिसाब से कई गुना ज्यादा देश की संपत्ति है या उनकी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जो प्रतिनिधित्व है वो उनके पास से कहीं और जाए। यही वजह है कि भाजपा जाति जनगणना करवा के अपने वोटर्स को खोना नहीं चाहती। आइए तो इसे शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। साल 2010 में जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, संसद के भीतर भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे जाति जनगणना के मुद्दे पर तर्क दे रहे थे। कह रहे थे कि अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई और तय समय के अनुसार 10 साल बाद 2021 में जनगणना होनी थी, तब वो नहीं करवाई गई। तब इसी साल संसद में भाजपा ने एक सवाल किया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। इस पर सरकार लिखित रूप से जवाब देती है, सिर्फ एससी एसटी को ही गिना जाएगा, यानी ओबीसी की गिनती नहीं होगी। सरकार यानी ओबीसी जातियों को गिनने का कोई प्लान नहीं है। कहने का मतलब यह है कि केंद्र की सत्ता में जो पार्टी है वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी कर रही है। विपक्ष में जब ये पार्टियां होती हैं तो जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाती हैं। भारत में आखिरी बार ब्रिटिश शासन के दौरान जाति के आधार पर 1931 में जनगणना हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जनगणना हुई, लेकिन ये आंकड़े पेश नहीं किए गए। इसके बाद अगली जनगणना से पहले देश आजाद हो चुका था। यानी अब यह जनगणना 1951 में हुई, लेकिन इस जनगणना में सिर्फ अनुसूचित जातियों और जनजातियों को ही गिना गया। कहने का मतलब यह है कि 1951 में अंग्रेजों की जनगणना नीति में बदलाव कर दिया गया, जो कमोबेश अभी तक चल रहा है। इस जनगणना से पहले साल 1950 में संविधान लागू होते ही एससी और एसटी के लिए आरक्षण शुरू कर दिया गया। कुछ साल बीते और पिछड़े वर्ग की तरफ से भी आरक्षण की मांग उठने लगी। आरक्षण के मामले में पिछड़ा वर्ग की परिभाषा कैसी हो, इस वर्ग का उत्थान कैसे हो, इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में काका कालेलकर आयोग बनाया। काका कालेलकर आयोग ने 1931 की जनगणना को मानकर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया। हालांकि काका कालेलकर आयोग के सदस्यों में इस बात को लेकर बहस थी कि जनगणना जाति के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर, यानी कि आयोग के इतिहास महज कागज भरने तक ही सीमित रह गया। अब साल था 1978 और देश में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार थी। इस सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग बनाया, लेकिन साल 1980 के दिसंबर तक जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तब तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर ही ज्यादा पिछड़ी जातियों की पहचान की। कुल आबादी की 52% हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की मानी गई। मंडल आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। हालांकि मंडल आयोग की सिफारिशों पर अगले 9 साल तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन साल 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की उस सिफारिश को लागू कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग की गई थी। वीपी सिंह के इस फैसले के बाद बवाल हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद बारी थी 1992 में दिए गए इंदिरा साहनी के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें आरक्षण को साहनी ने सही माना, लेकिन अधिकतम लिमिट 50% तय कर दी गई। अब साल था 2006, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह ने मंडल पार्ट 2 शुरू कर दिया और इस मंडल आयोग की एक दूसरी सिफारिश को लागू कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं जैसे यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, आईआईएम, मेडिकल कॉलेज में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए जाने पर मुहर लग गई। इस बार भी विवाद हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और यह लागू हो गया। अब साल था 2010, कांग्रेस की सरकार थी और देश में जाति आधारित जनगणना की मांग उठने लगी। लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव, गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं ने खूब जोर लगाकर इसकी मांग उठाई। हालांकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन जब विपक्ष में है तो इसके पक्ष में। साल 2011 के मार्च महीने में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जातीय जनगणना पर अपनी बात रखी और यह हवाला दिया कि
कि जो लोग इस जनगणना में काम करते हैं उनके पास इस तरह की ट्रेनिंग या अनुभव नहीं है। हालांकि लालू जैसे अपने सहयोगियों के दबाव में आकर कांग्रेस को जातीय जनगणना पर विचार करना पड़ा। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में कमेटी बनी, इसमें जनगणना के पक्ष में सुझाव दिए। इस जनगणना का नाम दिया गया सोशियो यानी इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। सेंसस को पूरा करने में कांग्रेस ने 4800 करोड़ रुपए खर्चे। जिलावार पिछड़ी जातियों को गिना गया और इनका डेटा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय को दिया गया, जिसका कई सालों तक इस डेटा पर कोई बात नहीं हुई। जब सरकार बदल गई तब थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई और जातीय जनगणना के डेटा की क्लासिफिकेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट दी या नहीं, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने भी जाति के आंकड़ों को जारी करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन अब भाजपा और आरएसएस इस मुद्दे पर समान नजर नहीं आ रहे हैं। 2 अगस्त को केरल में आरएसएस के प्रमुख प्रवक्ता सुनील अंबेकर ने कहा कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदायों की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। अनुसूची आरएसएस के इस बयान में कुछ भी स्पष्ट नहीं आ रहा है। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या विरोध में। देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है भी या नहीं? अब भाजपा तो जाति जनगणना करवाकर सवर्णों के वोट बैंक नहीं खोना चाहती। जाति जनगणना होने से ओबीसी, एससी, एसटी को भी साफ हो जाएगा कि सरकार ने सिर्फ सवर्णों को मालामाल किया है, जबकि उनसे वोट लेकर उनकी अपेक्षा की है। अब ये समझते हैं कि आरएसएस अस्पष्ट ही सही मगर जातिगत जनगणना के समर्थन में क्यों है। हिंदुत्व की राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टोफर जेफरलो ने साल 2020 में अपने एक लेख में लिखा था कि आरएसएस मराठी ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया एक संगठन था जिसने सभी जाति वाले हिंदुओं को धीरे धीरे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। ऐसा क्यों किया? इसकी वजह थे बाबा साहब अंबेडकर। जेफरलो लिखते हैं कि असल में आरएसएस उस समय के महाराष्ट्र में अंबेडकर की लीडरशिप में जब दलित राजनीति का उदय हो रहा था उसको दबाने के लिए सामने आया। तब उस इलाके में अंबेडकर ने पहली बार जाति विरोधी आंदोलन शुरू किए जिसमें महार सत्याग्रह और दलितों के मंदिर प्रवेश की मुहिम थी। आरएसएस को पता है कि सत्ता में बने रहना है तो बहुजनों को साथ जोड़ना होगा क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। इसी के तहत बीजेपी अब संगठन और सरकार में जाति का खास ख्याल रखती है। हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एक दलित को बनाया गया है। राष्ट्रपति के पद पर भी बीजेपी ने जनजाति समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया। ये लोग भले ही एक डमी की तरह सत्ता भोगने के लिए कार्य कर रहे हों, लेकिन नाम तो होगा कि वो एससी और एसटी के लिए नियुक्त किए गए हैं, ऐसी सोच मानी जाती है। एक तरह से देखा जाए तो 1925 में आरएसएस के गठन के बाद से अब तक आरएसएस में कुल 6 संघ संचालक हुए और इनमें चौथे संघ संचालक रज्जू भैया यानी राजेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो सभी ब्राह्मण हैं। रज्जू भैया भी ठाकुर थे, यानी सभी आरएसएस प्रमुख सवर्ण ही हुए हैं। आरएसएस के भीतर भी सवर्णों के दबदबे को लेकर सवाल उठता रहा है, क्यों आज तक कोई ओबीसी, एससी, एसटी संघ का सर संचालक नहीं रहा? इसका जवाब ना तो ओबीसी समाज, एससी समाज, एसटी के पास है और ना ही आरएसएस के पास होगा। आरएसएस के बड़े बड़े नेता इसके जवाब देने से पीछे हट जाते हैं। इनका मकसद ओबीसी, एससी, एसटी को धर्म के नाम पर एकता बनाने के लिए भ्रमित करना है, चालबाजियों से वोट लेना है और शासन करना है। और जाति जनगणना हुई तो सारे भेद खुल जाएंगे। ओबीसी, एससी, एसटी की आंख खुल सकती है, सवर्णों के हाथ से सत्ता जा सकती है। बस यही वजह है कि भाजपा साफ तौर पर जाति जनगणना के लिए मना कर रही है। हमारा ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आप खुद तय करिए कि क्या देश में लोगों की जाति जनगणना होने से उनको उनकी जाति के हिस्सेदारी के हिसाब से उनके हक, अधिकार और उनका रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो जाएगा। इससे आसानी होगी ये जानने में कि कौन कमजोर है और कौन जरूरत से ज्यादा मजबूत। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।